Good morning, my dear friends, my lovely students. How are you all? I hope, I wish that you all are in the perfect state of your physical and mental health. मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है ओलंपियाड बेस कैंप की आपकी प्यारी सी कक्षा बायोलॉजी में, बॉटनी में। राइट, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अमित कुमार और बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ ओलंपियाड बेस कैंप की सीरीज में एक और नायाब लेक्चर, न्यूक्लिक एसिड। ठीक सर, ये बहुत ही अपने आप में मज़ेदार टॉपिक है। राइट सर, और ये सारे आप जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पढ़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग मतलब बोले तो लाइक 8-9 से तुम्हारा 12th ओलंपियाड लेवल तक, सबके लिए बेसिक चैप्टर है। ठीक है, मतलब ये सभी को आना चाहिए यार। राइट, और जैसा कि आप जानते हैं, हम ओलंपियाड बेस कैंप में हम उन्हीं टॉपिक्स को उठा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में जो हर क्लास के बच्चे को आने चाहिए। राइट, चाहे फिर वो NSE-JS का एग्जाम दे, चाहे वो NSEB का दे, चाहे वो INBO का दे। ठीक है, तो उसी में कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम एक लेके आए हैं न्यूक्लिक एसिड का एक लेक्चर। ठीक है सर, इसको आज हम फिनिश करेंगे और ये सर गारंटी से आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए सर शुरू करते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड। आज हम इसमें ये सब पढ़ लेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट है न्यूक्लियोटाइड उसके पढ़ लेंगे, है ना। चारगाफ रूल क्या है, DNA RNA के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सर देखो, अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, देखो नाम जैसे बता रहा है न्यूक्लिक एसिड, तो दिस इज ए एसिड। नाम से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड इज एन एसिड जो कि न्यूक्लियस में पाया गया हो या पाया जाता हो। सीधी सी बात है भाई, है ना। नाम से तो यही पता चल रहा है कि भैया व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड एक एसिड है या एसिडिक सब्सटेंस है दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सीधी सी बात है ना। तो वही सही बात है सर, एन एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक substance present in nucleus of a cell, nucleus of a cell। ठीक है, कि एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस अगर कोई है तो उसे हम न्यूक्लिक एसिड कह देंगे। अच्छा सर, बिल्कुल सर, न्यूक्लियस तो सब में होता नहीं है। ठीक, जो हमारी बेचारे गरीब प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उनके लिए हमने न्यूक्लियोइड लिख दिया है। एक्चुअली सबसे पहले जो मीस्टर साहब थे, F मीस्टर, उन्होंने पहली बार पस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस देखा था। बात समझ आ रही भाई। अब चूंकि वो न्यूक्लियस के अंदर देखा था वो एसिडिक सब्सटेंस, तो सर उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या, न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है ना। बाद में उस न्यूक्लिक एसिड में जब बाद में रिसर्च होती चली गई तो कालांतर में जाके पता चला कि वो DNA था, है ना। DNA जिसके चारों तरफ दुनिया घूमती है, जिसके चारों तरफ हर एक करैक्टर घूमता है। ठीक है, आप हंसते हैं तो लगता है कि जैसे राक्षस जैसी आवाज आ रही है, आप हंसते हैं तो फूल झड़ रहे हैं। ठीक है, ये करैक्टर ये सब DNA के चारों तरफ इवॉल्व होते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मतवाला है ना सर। ये सारे करैक्टर्स, कोई चलता है तो उसे चलने के पैसे मिल जाते हैं, कैट वॉक करने के पैसे मिल जाते हैं, हमें ना दे दो कोई चलने के पैसे, है ना, जैसे चलते हैं ना, और रैंप वॉक पता नहीं क्या क्या होती है, तो उसके पैसे मिल जाते हैं। तो सर ये करैक्टर होते हैं, ये ट्रेट्स होते हैं, ये फिनोटाइप होते हैं, और फिनोटाइप DNA से आते हैं। आज का हमारा डिस्कशन हालांकि इस चीज को लेकर नहीं है कि DNA से कैसे फिनोटाइप आते हैं, आज का हमारा डिस्कशन है उनकी स्ट्रक्चर पे। तो जो मीस्टर साहब ने एक एसिडिक सब्सटेंस डिस्कवर किया था सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सर वो न्यूक्लिक एसिड उन्होंने बाद में उसका नाम पढ़ा। ठीक है ना, मतलब अल्टमान वगैरह ने नाम दिया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती चली गई तो हमको पता चला कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर। एक्चुअली दे आर पॉलीमर, दे आर मैक्रोपॉलीमर, है ना। मैक्रो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब सबसे बड़े पॉलीमर्स होते हैं वो भारत संसार में पाए जाने वाले।
पॉलीमर या बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। वो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं किसके सर? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो ये हमारा मोटा मोटी एक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड का कि वो पॉलीमर है। जैसे अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि मोटा मोटी 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं। आप ऐसे समझिए सर कि इस प्राणी जगत में, इस लिविंग वर्ल्ड में जो भी किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी हुई है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस मोटा मोटी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन 4 कैटेगरी में आ जाएगा। इन 4 में से किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आएगा। बस इनके अलावा कुछ एक मिनरल्स और होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड सम विटामिन CTC और होते हैं, बस। ठीक है, तो अदरवाइज मोर और लेस कंपाउंड्स जो हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी में से कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, और इनमें से न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर होता है, मतलब लंबी चेन होती है। ठीक है, और वो चेन किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। ठीक है सर, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। चलिए सर, तो अब न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो सर पाया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड है, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हमको पाए गए हैं। और सर वो जो 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, दे आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी DNA। क्या बनेगी सर? DNA। डी डीऑक्सी का, N न्यूक्लिक का, A एसिड का, कि न्यूक्लिक एसिड जो कि डीऑक्सी राइबोज है। अब डीऑक्सी राइबोज क्या है वो ही आज हम सीखेंगे, दैट इज DNA। और जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं तो सर डेट विल बी RNA। RNA, बोलो DNA RNA, DNA RNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सर ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे आ गए एग्जिस्टेंस में। कालांतर में जाके ये पता चला कि यही न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ दुनिया इवॉल्व हुई। स्टार्टिंग जो हुई, जब इस धरती पर लाइफ बननी स्टार्ट हुई तो तरह तरह के मॉलिक्यूल्स बने, है ना। इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा कि धरती जब बन रही थी तो लगातार मिलियन ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रही, पानी बरसता रहा, बिजली कड़कती रही। और उस पानी के अंदर जो कि गर्म पानी था, 90 डिग्री का पानी था, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होनी शुरू हुई, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, छोटे छोटे कंपाउंड बने, जैसे कार्बन हाइड्रोजन मिलके CH4 बना, इस तरह से नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना। तो इसी तरह से सर धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके बड़े कंपाउंड बना गए। और जब बड़े कंपाउंड बने तो सर न्यूक्लिक एसिड जो बना पहले वो RNA बना, और उस RNA के चारों तरफ फिर धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुई। वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA एंड RNA, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि ये किसके पॉलीमर हैं सर? ये पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन मेन होगा कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है। वो हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड मिलके आपस में कैसे न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA RNA बनाता है, फिर DNA RNA की क्या स्ट्रक्चर होती है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अब
जैसे हमने आपको बताया, क्या बताया कि भैया न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है सर, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो सर दिस इज पॉलीमर ऑफ, दिस इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट, एंड दिस इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत बढ़िया सर, बुगैम्बो खुश हुआ। पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, so now we will discuss that what are these nucleotide। क्यों तुम किसी को डीऑक्सी कह रहे हो, क्यों किसी को तुम ऑक्सी नहीं कह रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि न्यूक्लिक एसिड एक एसिड जो पाया गया एक सेल के न्यूक्लियस में। फिर हमने सीखा कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए भाई साहब तुमको डीएनए क्यों कह रहे हैं, बोला ये तो अभी सर ने बताया ही नहीं। बोला मैं पॉलीमर हूं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, इसलिए मुझे डीएनए कह रहे हैं। आरएनए भाई साहब तुमको आरएनए क्यों कह रहे हैं, तुम किसके पॉलीमर हो, बोला मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हूं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है वो हमको देखना है। ठीक है, तो सर यानी कि हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो सर न्यूक्लियोटाइड आर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ, और यू कैन से मोनोमर ऑफ repeating units, or we can say they are monomers of nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब जैसा कि हम जान गए हैं दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए है एक आरएनए है, और उसी हिसाब से दो तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है और राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो हम बेसिक देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर हमको डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सर न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। ठीक है सर, एक न्यूक्लियोटाइड अपने आप में कंपाउंड है, एक ठीक ठाक तगड़ा कंपाउंड है। ठीक है सर, तो न्यूक्लियोटाइड में होते हैं थ्री कंपोनेंट्स, और आप कह सकते हैं थ्री पार्ट्स, और आप कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीन छोटे 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 कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, सो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं सर, सर सबसे पहले है पेंटोज शुगर। सर पेंटोज शुगर क्या होती है, एक ऐसी शुगर, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन हो, पेंटोज मतलब 5। ठीक, नंबर टू आएगा सर हमारा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और नंबर 3 आएगा फॉस्फेट, नंबर 3 आएगा सर फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4 या PO4-3, है ना, जो भी आपको लगे, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप ये। ठीक है ना, हम H3PO4 भी लिख सकते हैं, है ना, या PO4-3 भी लिख सकते हैं, हमको सिंपल फॉस्फेट ग्रुप P लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं सर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए मैं लिख देता हूं या फिर H3PO4। अगर मैं ये तीन हाइड्रोजन हटा दूं तो वही तीन नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, मुझे पता है, ये आपको पता है। ठीक है सर, ये हो गया। तो ये तीन कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। सर हमने कहीं तो न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये दो कंपोनेंट मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक,
चलिए अब मैं वापस से शुरू करता हूं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर देखूं तो कौन मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखूं तो मुझे कौन मिलेगा? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और मैंने बताया कि पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस इन दो को मिला के न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये पेंटोज सुगर क्या होती है, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, फॉस्फेट क्या होता है, फिर वो आपस में मिलके कैसे न्यूक्लियोसाइड और फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो याद रखेंगे कि जैसे दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है तो दो तरह की ही न्यूक्लियोटाइड हमको मिलेंगी। जैसे हमने यहां पर बता दिया है कि डीएनए की मोनोपॉलीमर किसका है, या डीएनए का मोनोमेरिक यूनिट कौन है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और सर आरएनए की मोनोमेरिक यूनिट कौन है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सर राइबोन्यूक्लियोटाइड में जब 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है सर, तो न्यूक्लियोटाइड का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, जैसे आप ऐसे समझिए सर, पेंटोज मतलब 5 कार्बन की सुगर। जैसे ग्लूकोज के बारे में सब जानते हैं, C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, तो ये हेक्सोज सुगर हो गई। क्या होगी सर? हेक्सोज सुगर होगी। ठीक है ना? तो ऐसे ही पेंटोज सुगर का मतलब है सुगर विद 5 कार्बन। पांच कार्बन। ठीक है, तो सर देखिए इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, सो दिस विल बी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी लाइक दिस। ये है पहला कार्बन, राइट, दिस इज, मैं लिख भी देता हूं, या दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, और सर फिफ्थ कार्बन कहां है अभी दिखाते हैं। ठीक, तो देखिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। पहले कार्बन पर HOH, दूसरे कार्बन पर HOH, तीसरे कार्बन पर HOH। ठीक है, ये ग्रुप हम लगा देते हैं HOH, और सर चौथे कार्बन पर CH2OH एंड H। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई दिख रही है सर, ये पेंटोज सुगर है। कौन सी सुगर है सर? ये एक 5 कार्बन की सुगर है, और इसके अंदर चूंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंटोज सुगर है। और ये जो आपके सामने दिख रही है सर, इसको हम कहते हैं राइबोज सुगर। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है राइबोज सुगर। ठीक, अब यहां से ना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस एक होता है। तुम्हारा नाम क्या? बोला पेंटोज सुगर। नहीं, वो तो तुम्हारा ग्रुप है, वो तो तुम्हारा कैटेगरी है कि तुम 5 कार्बन के हो। जैसे 6 कार्बन की सुगर का नाम तुमको ग्लूकोज याद है, C6H12O6, है ना सर? बट अगर आप देखें तो आप पाएंगे सर फ्रक्टोज का नाम भी, या फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, C6H12O6। अरे सर गैलेक्टोज का भी यही है, मैनोज का भी यही है। तो इन सबको हम हेक्सोज कह देंगे मिला के। तो हेक्सोज इज लाइक क्लास। 5 कार्बन वाली सुगर की क्लास पेंटोज, 6 कार्बन वाली सुगर की क्लास हेक्सोज। अब उस क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होंगे ना, ऐसी पेंटोज सुगर जिसमें 5 कार्बन हो, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट ये है जिसका नाम है राइबोज। ठीक है सर, और एक दूसरा स्टूडेंट ये है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। और अब आप देखिए मैं क्या कलाकारी करता हूं, मैंने यहां से ओ उड़ा दिया। वापस से देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये जो दूसरा कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, हम कार्बन नंबर को प्राइम बोलते हैं। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। ठीक है, तो सर 2 प्राइम पर जो है, 2 प्राइम पर मैंने यहां से ऑक्सीजन उड़ा दिया।
तो यहां पर क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। ये बोलेगा इसको तेरे पास तो ऑक्सीजन ही कम हो गया भाई, तेरा तो ऑक्सीजन ही उड़ गया। बोला है तो बाकी के और ऑक्सीजन है तो, बोला मेरे से एक कम है तेरे पास। राइबोज शुगर क्या बोल रहा है, तेरे पास मेरे से एक ऑक्सीजन कम है, तेरे पे ऑक्सीजन नहीं है, कम ऑक्सीजन है, इसलिए तेरा नाम रखा जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। डी मतलब विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हालांकि उसमें है ऑक्सीजन बट एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए उसको क्या रख दिया नाम, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो माय डियर फ्रेंड वापस आते हैं और ये पाते हैं कि अगर पेंटोज शुगर होगी राइबोज तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, और राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा बनेगा, आरएनए। और अगर शुगर होगी ये वाली, अगर शुगर हुई कौन सी, शुगर हुई डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा बनेगा, डीएनए। ठीक है सर, कैसे बनेगा ये बात की बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, so this is deoxyribose sugar, again that is the same thing, this is ribose sugar and this is deoxyribose sugar, राइट सर। तो हम जो लिखते हैं कार्बन नंबर को, कार्बन नंबर 1 को हम कैसे लिखेंगे सर, हम लिखेंगे ऐसे 1 और ऊपर लिखेंगे डैश, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर 1 प्राइम, क्या बोलेंगे 1 प्राइम। इसी तरह से मान लो कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 को कैसे लिखेंगे, 4 के ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा डैश, और डैश को क्या बोलेंगे सर 4 प्राइम, क्या बोलेंगे सर, क्या बोला जाएगा 4 प्राइम। ठीक, तो सर अब आप देख सकते हो यहां पर, ठीक, दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। तो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है इट इज लेकिंग हैविंग 1 लेस ऑक्सीजन एट 2 प्राइम। ठीक है सर, तो इस पे डीऑक्सीजन, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की जो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग 1 या विदाउट, इट इज विदाउट ऑक्सीजन at 2 prime position, that's why it is deoxyribose sugar। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस। ठीक है सर, चलिए फॉस्फेट में तो H3PO4 है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, चलिए सर नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन बेस। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में फैलाइए, खुशियां बांटिए, है ना, हमारा आशीर्वाद पाइए। ठीक है सर, चलिए ब्लेसिंग्स आर नेसेसरी सर, ब्लेसिंग्स आर नेसेसरी। क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ आते हुए भी हम कभी कभी सवाल गलत कर जाते हैं, सोचिए सर, ब्लेसिंग्स, जिसके पास ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी उसकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। If you are blissful person, then you will be committing less silly mistake। कौन है जो सिली मिस्टेक करवाता है, कौन है जो सिली मिस्टेक खत्म करवाता है या सिली मिस्टेक होने से रोकता है, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो सर सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ब्लेसिंग्स कमाइए। ओके सर, नाइट्रोजन बेस, सर नाइट्रोजन बेस क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर एल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस जो है दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। अब अगर हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं तो सर रिंग तो होंगे ही, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक
रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सर ये जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हैं। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ टू टाइप, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक है सर, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में दो रिंग हैं। ठीक है सर, प्यूरिन में टू रिंग्स हैं और टोटल 9 पोजीशन है या 9 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, टू रिंग्स विद 9 मेंबर्स। पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग है एंड विद 6 मेंबर। पिरिमिडीन में 6 ही मेंबर हैं, एक ही रिंग है। प्यूरिन में 2 मेंबर हैं, 9 रिंग हैं, सॉरी 9 मेंबर हैं, 2 रिंग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बना के सिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। देखो, पहले हम बना लेते प्यूरिन्स। ठीक है, तो सर प्यूरिन में प्यूरिन। ठीक है, तो सर देखो, टोटल 9 मेंबर हैं, 2 रिंग्स हैं, 9 मेंबर्स। और इन 9 मेंबर्स में से, ठीक है समझिएगा सर ध्यान से, 1 एट 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन बैठा हुआ है। नाइट्रोजन इज देयर, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट या नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट। और बाकी की 5 पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? कार्बन इज प्रेजेंट। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखिए सर, क्या से करेंगे। सबसे पहले एक स्केलेटल बनाएंगे, दिस वन। ठीक, मान लो सिंपल मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद ओके सो सैड, इसमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक पतंग बनानी है, एक बेंजीन बनानी है। ठीक है सर, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है, समझिएगा सर ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमको हमारे सामने दिख रही है सर, इसमें कितनी पोजीशन है आप काउंट कर सकते हैं सर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पोजीशन है। ठीक है, तो सर अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन है। एट फर्स्ट पोजीशन व्हाट इज देयर, नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन है। ठीक है, एट थर्ड पोजीशन व्हाट इज देयर, एट थर्ड पोजीशन इज ऑल्सो देयर इज नाइट्रोजन एटम। ठीक है सर, एट सेवेंथ पोजीशन देयर इज ऑल्सो नाइट्रोजन एटम एंड एट नाइन्थ पोजीशन देयर इज ऑल्सो नाइट्रोजन एटम। तो सर मैंने यहां पर नाइट्रोजन एटम प्लेस कर दिए। हो गया सर, तो एक देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, जिसके अंदर 2 रिंग हैं, 9 मेंबर्स हैं और 1 3 7 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। मैं अभी इसमें नंबरिंग भी कर दूंगा। ठीक है, तो सर ये आपके सामने एक पेरेंट टिपिकल प्यूरिन स्ट्रक्चर आपके सामने है। सर बाकी की जगह क्या है, बाय डिफॉल्ट कार्बन है, कार्बन हम लिखेंगे नहीं, है ना, और हम बैलेंस ही पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग अलॉट करता हूं तो सर दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3, दिस इज पोजीशन नंबर
4, this is position number 5, this is position number 6, this is position number 7, this is position number 8 and this is position number 9. हो गया सर? ठीक, अब हमको क्या करना है, बैलेंसिंग पूरी करनी है, और बैलेंसिंग पूरी करने के लिए हम यूजुअली डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, तो सर अगर हम डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो ऐसी जगह डबल बॉन्ड लगाना है कि कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी हो जाए और नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 पूरी हो जाए. जहां बैलेंसी की कमी पड़ेगी वहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया जाएगा. ठीक है, तो सर एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा लेते हैं जिससे कि 4 और 5 कार्बन की बैलेंसी जो है वो 4-4 पूरी हो जाती है. ठीक है, फिर एक हम यहां लगा देते हैं. 5 और 6 के बीच में नहीं लगाओगे, नहीं तो 5वें कार्बन की बैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, फिर एक हम यहां लगा देते हैं. यहां लगाने से इस नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट हो गई हैं और इस वाले कार्बन की 1 2 3 ही रह गई हैं. तो सर यहां पर हमको H लगाना एक पड़ेगा. तो हम यहां पर क्या रख देंगे, एक H रख देंगे. ठीक है, 6th पोजीशन पर. 6th पोजीशन पर हमने क्या रख दिया, तुमको थोड़ा सा इधर उधर खिसकाते हैं और तुमको भी थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं. ओह नाइस नाइस, या ये H आ गया, तुम भागो. गेटिंग माय पॉइंट. तो अब देखिए क्या दूसरे नंबर के कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी है, तो देखो 4 बैलेंसी पूरी नहीं है, तो यहां पर भी हम क्या रख देंगे, एक H को प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं रिंग, पहली रिंग में बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है. दूसरी रिंग की अगर हम बात करें तो सर एक डबल बॉन्ड हम यहां प्लेस कर देंगे, कहीं पर भी, या तो यहां प्लेस कर दो, यहां प्लेस करोगे तो इस नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी पूरी हो गई. ठीक है ना, इस कार्बन की 1 2 3 पूरी हो गई, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा. ठीक, मतलब आपको हाइड्रोजन प्लेस करने हैं H पर द बैलेंसी. ठीक है ना, इस 9th नाइट्रोजन पे भी आप क्या लगा दोगे, एक हाइड्रोजन लगा दोगे. ठीक है, तो ये बैलेंसी हमारी पूरी हो जाती है. सो दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू व्हाट, दिस स्ट्रक्चर बिलोंग टू योर पेरेंट प्यूरिन. ये पेरेंट प्यूरिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज पेरेंट प्यूरिन. ठीक है, तो सर इसमें हर पोजीशन पर एक नाइट्रोजन कंप्लीट है. ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओ माय मिस्टेक, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर हर पोजीशन पर या तो कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, और सर हर किसी की बैलेंसी पूरी है. दिस इज पेरेंट प्यूरिन. ठीक, दो जो 3 डेरिवेटिव प्यूरिन होते हैं, दे आर, देखिएगा प्यूरिन कौन कौन से मिलेंगे. अब बात आती है कि कौन कौन से प्यूरिन हमको मिलेंगे. ड्राइव्ड प्यूरिन्स, सर एडेनिन, एंड ग्वानिन. ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन ये 2 ड्राइव्ड प्यूरिन है. मतलब इस प्यूरिन स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करने से हमको क्या मिल जाएगा, एडेनिन या ग्वानिन मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्यूरिन इंट्रोडक्शन. ठीक है सर, एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक पहले प्रिमिडीन समझा देता हूं. अब हम बात करते हैं प्रिमिडीन की. सर पिरिमिडीन दूसरा कंपोनेंट है या दूसरे तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें 6 ही मेंबर्स होते हैं या एक ही रिंग होती है. ठीक है, जैसे हमने यहां पर समझा प्यूरिन में कितने मेंबर हैं, 9, रिंग कितनी है, 1. ठीक है ना, इसी तरह से पिरिमिडीन में सर एक रिंग है और 6 ही मेंबर है, मतलब 6 ही पोजीशन हैं, 6 ही एटम कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है सर, तो सर 1 रिंग 6 मेंबर, और सर इन मेंबर्स में जो है 6 मेंबर्स में से एट पोजीशन 1 एंड 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो. पोजीशन 1 एंड 3
नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, और बाकी की जगह क्या प्रेजेंट होगा, बाकी की जगह कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक रिंग बना लेता हूं, पहले मैं सिंपल सी एक रिंग बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने रिंग बना ली है एक, और इसमें 1 एंड 3 पोजीशन पर मुझे क्या प्लेस करना है सर, मुझे प्लेस करना है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, तो सर मैं यहां पर नाइट्रोजन प्लेस कर देता हूं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो सर मैं नंबरिंग इस तरह से कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बस मुझे डबल बॉन्ड्स का और हाइड्रोजन का सहारा लेके इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर देना है। ठीक है सर, आप चाहें तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने जैसे यहां पर क्लॉकवाइज लेके दिखाई है नंबरिंग को, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लेके कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डबल बॉन्ड वगैरह का सहारा लें तो सर जैसे कि हमने यहां पर लिया, तो सर हम पाएंगे कि हम कहां कहां डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं, ऐसा करने से कार्बन 5 और कार्बन 6 की जो बैलेंसी है वो हमारी हो जाती है 3-3। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको एक एक बैलेंसी और पूरी करनी होगी, तो इसके लिए हमको क्या लगा देना चाहिए सर, हम यूज कर लेंगे हाइड्रोजन। तो यहां हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हम यहां यूज कर लेंगे, ऐसा करने से इस कार्बन नंबर 4 की बैलेंसी 3 हो गई है, हमको एक और करनी है तो हम यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। 3 वाले कार्बन नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई है। ठीक, कार्बन नंबर 2 की बैलेंसी अभी भी 2 ही है। ठीक, और इस नाइट्रोजन की बैलेंसी अभी भी 2 ही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। उससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी कंप्लीट हो गई हैं और कार्बन नंबर 2 की बैलेंसी 3 रह गई हैं, तो एक हम हाइड्रोजन यहां पर लगा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको आपके सामने दिख रहा है, दिस इज पेरेंट पिरिमिडीन। ये पेरेंट पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। अब जो ड्राइव्ड पिरिमिडीन है ना, जो कि डीएनए या आरएनए में पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। सर आप ड्राइव्ड पिरिमिडीन क्यों बोल रहे हैं भाई, देखो जाहिर सी बात है यार, ड्राइव्ड प्यूरिन क्यों बोल रहे हैं, ये पेरेंट प्यूरिन है, ये इंप्रिकल फॉर्मूला है प्यूरिन का। अब प्यूरिन तो 2 तरह के होते हैं, एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा, बिल्कुल वही अंतर की वजह से ड्राइव्ड प्यूरिन है। आप पाएंगे कि वो जो एडेनिन या ग्वानिन में डिफरेंस आया है, वो इसके अंदर कुछ ग्रुप जोड़ने से आया है। अभी समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सेशन को लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का। ठीक है, तो ड्राइव्ड प्यूरिमिडीन में सर सबसे पहले आएगा साइटोसिन, साइटोसिन के बाद आएगा सर एक यूरासिल, और यूरासिल के बाद एक आएगा हमारा थाइमीन। साइटोसिन हमको दोनों डीएनए आरएनए दोनों में देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यूरासिल ओनली इन आरएनए, और थाइमीन ओनली इन डीएनए। कुछ कुछ कभी कभी टीआरएनए में देखने को मिल सकता है थाइमीन, बट दैट इज रेयर, मतलब दैट इज नॉट यूजुअल। हम आज यूजुअल बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सर ये है हमारा पिरिमिडीन का हिसाब किताब। मैं फटाफट से एक बार रिवाइज अगर मारूं तो प्यूरिन में इस तरह की 2 रिंग होती हैं, और उसमें 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन होगी, बाकी जगह कार्बन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगा के हमने सबकी बैलेंसी को संतुष्ट कर दिया है। अब इस पेरेंट प्यूरिन में अगर मैं कुछ जोड़ूं तो एडेनिन बनेगा, और अगर कुछ और जोड़ दूं तो ग्वानिन बनेगा।
तो हम देखते हैं वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। इसी तरह से ये प्रिमिडीन है, एक ही रिंग है, उसके अंदर 6 ही मेंबर हैं, यानी कि 6 ही पोजीशन है, 6 ही कॉर्नर है, और उनमें से 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। यहां पर भी हमने डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगाकर बैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अगर मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करूं, इसमें कुछ ऐड करूं, पोजीशन हाइड्रोजन की जगह कुछ और ऐड करूं, तो मुझे साइटोसिन, यूरेसिल या थाइमिन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि क्या ऐड करने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब पहले हम सीखेंगे प्यूरिन के बारे में। ठीक है सर, ये एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, दिस इज प्यूरिन्स, ये प्यूरिन्स हैं और ये प्रीमिडीन्स हैं। प्रीमिडीन, सर को स्पेलिंग याद नहीं आई प्रीमिडीन की, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 इस तरह से किया गया नंबरिंग को, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क बस कहां पर पड़ना है कि 1 और 3 पोजीशन पर आपको क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने जो नंबरिंग सिस्टम लिया है वो एक्चुअली 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस इसलिए उसको ले लिया मैंने, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर इसको यहां पर घुमा भी दूं, सपोज करो, ये देखिए, मान लो मैं इसको रोटेट कर देता हूं ऐसे। ठीक है, तब क्या होगा, है ना, 1 और 3 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, मान लो मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5 6, तब भी 1 और 3 पोजीशन पर ही नाइट्रोजन आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए सर, अब हम बात करते हैं प्यूरिन और प्रीमिडीन्स की, जो डेरिवेटिव प्यूरिन्स और प्रीमिडीन है। ठीक, जस्ट सेकंड, लेट मी मेक द कॉपी ऑफ इट। ठीक, अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, जस्ट सेकंड। देखो बच्चों, ये हमारा आ गया, ये पेरेंट प्यूरिन है, राइट, दिस इज पेरेंट प्यूरिन। अब हम बनाने वाले हैं प्रीमिडीन, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, तो ड्राइव्ड प्यूरिन हम लेने वाले हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला। ये आपके सामने है, ये पेरेंट प्यूरिन है और ये ड्राइव्ड प्रीमिडीन है। ठीक है सर, देखो ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं इसकी यहां पर एक कॉपी ये बना ली और एक कॉपी मैंने ये बना ली। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट, या एक कॉपी को मैं मिटा देता हूं समझने के लिए। सर ये प्यूरिन है, ये पेरेंट प्यूरिन है, इसमें अगर मैं 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा दूं, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, मैं ये हाइड्रोजन भी फिलहाल हटा देता हूं, ये हाइड्रोजन भी मैंने फिलहाल हटा दिए। ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड छोड़े हैं। ठीक, मैं क्या करता हूं, मैं अगर 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा दूं, ये जो पेरेंट प्यूरिन है इसमें मैं 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा दूं, तो सर मुझे एडेनिन मिल जाएगा, 6 अमीनो प्यूरिन। अगर मैं 6 अमीनो प्यूरिन कर देता हूं, भाई मिट जा, है क्यों नहीं मिट रहा, देखिए सर, कोई रंग बिरंगा सा कलर लेते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन, इसका नाम है 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा पेरेंट प्यूरिन बनाओ, और पेरेंट प्यूरिन बनाने के बाद उसके अंदर आप क्या करो, उसके अंदर आप जो है 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा दो, तो वो आपका एडेनिन बन जाएगा, है ना। क्या करना है, सिंपल से एक स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो हमने ये एक्सोस्केलेटन बना लिया प्यूरिन का, और मैंने 6th पोजीशन पर क्या रख दिया, हाइड्रोजन की जगह अमीनो ग्रुप रख दिया। क्या रख दिया सर, हाइड्रोजन की जगह अमीनो ग्रुप मैंने यहां पर रख दिया। अब मैं बैलेंसी पूरी कर लूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा जहां लगाना होगा। ठीक है, तो आप पाओगे कि सर वही सेम पोजीशन पर ही हाइड्रोजन लगेंगे बाकी के बचे हुए। ठीक है, तो ये यहां हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहां हाइड्रोजन और ये यहां हाइड्रोजन, बस हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यही एडेनिन है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है सर यही क्या है, यही
एडेनिन है, दिस इज एडेनिन। बस 6th पोजीशन पर मैंने क्या लगाया है, अमीनो लगाया। ऐसे ही अगर मैं यहां से क्या करता हूं, दूसरे नंबर पर अमीनो लगा दूं, ठीक, और 6th पोजीशन पर ऑक्सी लगा दूं, तो सर डेट विल बी गुआनिन। या इस बार हमने ये पेरेंट प्यूरिन लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बनाना सिखाता हूं, ठीक है सर। बिल्कुल सिर्फ एक्सोस्केलेटन बनाइए जिसके अंदर ना डबल बॉन्ड है ना ही हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये बना लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सर, ये पोजीशन पर ग्रुप लगा दो। फिर से एक बार फिर से, हमने 9 मेंबर रिंग लगा ली। हमने 9 मेंबर रिंग बनाने के बाद क्या करना है सर, जिस जिस पोजीशन पर जो जो दिया हुआ है वहां पर वो वाले ग्रुप प्लेस कर देने हैं, ठीक है। करते हैं सर ग्रुप प्लेस। तो सर दूसरे नंबर पर क्या लगाना है, सर दूसरे नंबर पे लगाना है अमीनो। लगा दो अमीनो, अमीनो मतलब NH2, ठीक। NH2 लग गया, यस सर। और 6th नंबर पर ऑक्सी ग्रुप लगा दो। ऑक्सी का मतलब होता है डबल बॉन्ड O। ये हो गया, ठीक। अब बाकी की बैलेंसी कंप्लीट कर दो। और बैलेंसी कंप्लीट कैसे होती है सर, बैलेंसी कंप्लीट होती है हाइड्रोजन लगा के, डबल बॉन्ड लगा के। अब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो सर जब आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो एक डबल बॉन्ड तो सबसे पहले यहां लगा दो चुपचाप, उससे 4 और 5 दोनों शांत हो जाते हैं, ठीक। अब आप एक डबल बॉन्ड यहां नहीं लगा सकते, जैसे यहां पर लगा हुआ है 1 और 6 के बीच में, ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि सर 6th कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। आप एक डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, उससे क्या होगा, कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब कार्बन नंबर 2 की, हाँ कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 3rd पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसकी कंप्लीट हो गई, ठीक। 1st पोजीशन पर जो नाइट्रोजन बचा है उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे सर, उसके लिए हम हाइड्रोजन यूज कर लेंगे। वी विल यूज हाइड्रोजन, ठीक। उस साइड में कुछ खास डिफरेंस है नहीं तो एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है क्या, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ये ग्वानिन है। ये क्या है, ये ग्वानिन है, ठीक है सर। चलिए, सो दे आर ड्राइव्ड प्यूरिन। ये पेरेंट प्यूरिन था और इस पेरेंट प्यूरिन में जब हमने क्या कर दिया, हमने अमीनो जोड़ दिया तो वो बन जाता है एडेनिन, और जब हमने 2 अमीनो 6 पोजीशन पर ऑक्सी जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है हमारा, बोलो 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 बोलो, गुआनिन बन जाता है, ठीक है सर। तो दीज आर द ड्राइव्ड प्यूरिन। अब ऐसे ही हम पिरिमिडिन बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो पिरिमिडिन बनाने के लिए भी मैं जादूगरी करता हूं, इसको कॉपी मार लेता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं, ठीक, टाइम बचा लेता हूं इस तरह से, ठीक है सर। और इसको छोटा कर देता हूं, सिम 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 सिम। यहां पर इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक, या राइट सर। ये है हमारा पेरेंट पिरिमिडिन, दिस इज पेरेंट पिरिमिडिन सर, दिस इज पेरेंट पिरिमिडिन या मेन पिरिमिडिन। पेरेंट पिरिमिडिन, राइट। अब इस पेरेंट पिरिमिडिन में से, इस पेरेंट पिरिमिडिन में से मैं 3 कॉपी बनाता हूं, तुमको गायब करते हैं यार, ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बनाने का तरीका सर, सबसे पहले सारे मतलब कुछ भी डबल बॉन्ड आपको नहीं बनाना है, ना ही हाइड्रोजन लगानी है, ठीक। मैंने बस जो है डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हुए यहां से ये मैंने बना दिया है ना। सबसे पहले हमको सेम ऐसा बना लेना, सबसे पहले हमको सेम ऐसा बना लेना है, ठीक है। अब पहले हम बनाएंगे साइटोसिन, साइटोसिन,
तो सर साइटोसिन क्या है? ड्राइव्ड प्यूरिन पिरिमिडीन है। तो देखिए सर साइटोसिन एक्चुअल में है क्या? साइटोसिन है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। ठीक है, माने मैं सेकंड पोजीशन पर एंड फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप लगाऊंगा, और ऑक्सी ग्रुप लगाऊंगा तो मैं साइटोसिन पाऊंगा। ठीक है, तो साइटोसिन इज व्हाट? 2,4 डाई ऑक्सी या ऑक्सो पिरिमिडीन। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से मुझे मिल जाएगा साइटोसिन। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से 2 और 4 पोजीशन पर हम क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज डबल बॉन्ड ओ। हो गया। अब बैलेंसी पूरी करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले बिना हाइड्रोजन बॉन्ड का, बिना हाइड्रोजन का, बिना डबल बॉन्ड का एक स्केलेटन बनाइए। फिर उसके बाद पोजीशन पर ग्रुप लगाइए। फिर बचेगा तो जरूरत पड़ेगा तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगाइए। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए आप, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 की तो बैलेंसी पूरी हो गई, खत्म हो गई भाई। देखो वहां पर जरूरत ही नहीं है। अब कहां लगाओ डबल बॉन्ड के जो जरूरतें पूरी हो जाएं? तो मेरे दोस्तों एक यहां लगा दो। यहां लगाने से 5 और 6 की 3-3 वैलेंसी हो जाएंगी। लगे हाथ यहां हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, और इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगेगा और एक इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है किसकी है? साइटोसिन की है। आप इसमें देख सकते हो सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी है, फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी है, और ये पिरिमिडीन है। इसमें 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अब हम नंबर 2 लेंगे, यूरासिल। नंबर 2 वी आर गोइंग टू मेक यूरासिल। सर यूरेसिल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से इसको कॉपी मारता हूं, और मतलब कहने का क्या है, जब शुरू में आप बनाएंगे तो सर सिर्फ कितना बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक्सोस्केलेटन बनाएंगे। मतलब मैं फटाफट से बोल देता हूं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ये आपने बना लिया। अब हम ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, और सर जब हम देखेंगे कि यूरासिल होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली यूरासिल, यूरासिल एक्चुअली में है क्या, तो आप पाओगे यूरासिल जो है वो है आपका 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। ओके, माय मिस्टेक सर, दिस इज यूरासिल। ये यूरासिल है, हम यूरासिल बना चुके हैं। ओके ओके, माय मिस्टेक, ये यूरासिल है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हम यूरासिल बना चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो अब साइटोसिन बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अब साइटोसिन बना लेते हैं। तो साइटोसिन बनाते हैं। सॉरी शक्तिमान, ये सर यूरासिल है। ठीक है, नो इशू। ठीक, दिस इज यूरासिल। 2,4 डाईऑक्सी जो है वो क्या है? हमारा यूरासिल हो गया। अब साइटोसिन बनाने के लिए हमको क्या लगेगा? देखिए पहले हम वो बताते हैं आपको, साइटोसिन बनाने के लिए क्या लगेगा? सर साइटोसिन बनाने के लिए अमीनो और ऑक्सी ग्रुप लगेगा, सेम जो ग्वानिन में लगा था, बस पोजीशन अलग होगी। ठीक है, तो सर इसमें होगा हमारा 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन, ओ सॉरी पिरिमिडीन। ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा साइटोसिन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? साइटोसिन। ठीक है ना, वो यूरासिल हम बना दिए तो ऊपर साइटोसिन लिख दिए थे। ठीक है ना, नो इशू। तो अब सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी लगा दो। लगा दिया सर ऑक्सी। ये क्या लगा दिया? ऑक्सी लगा दिया। अब फोर्थ पोजीशन पर क्या लगाओगे? NH2 यानी के अमीनो लगाओगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, ये किसकी स्ट्रक्चर बन के आएगी? ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर बन के आएगी। किसकी स्ट्रक्चर बन के आएगी सर? साइटोसिन की स्ट्रक्चर बन के आएगी। ठीक है, बस अब बची हुई जगह पर डबल बॉन्ड वगैरह लगा लेंगे। डबल बॉन्ड लगा लीजिए, एक यहां लगा दीजिए। ठीक है, एक यहां लगा दीजिए, राइट, या और ये जो बनेगा बाकी हाइड्रोजन लगा लीजिए। इस नाइट्रोजन की 3 पूरी हैं, इस कार्बन की 4 पूरी हैं, इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लग गया।
इस कार्बन को हाइड्रोजन लगेगा और इस कार्बन को भी हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। सो दिस इज साइटोसिन, राइट। 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रीमिडीन, पीवाई मतलब प्रीमिडीन, ठीक है। अब तीसरा क्या बनाना है हमको बनाना है सर थाइमीन। थाइमीन बनाना बहुत इजी है सर, थाइमीन बनाना बहुत इजी है। काहे सर? देखो 5 मिथाइल यूरासिल इज इक्वल टू थाइमीन, 5 मिथाइल यूरासिल, और ये तो सर 12th की बुक में एनसीईआरटी में भी दिया है। यहां से कॉपी मारिए, 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, यू विल गेट द थाइमीन। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट थाइमीन, 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 थाइमीन। 5th पोजीशन पर मैं लगा देता हूं अमीनो, सॉरी मिथाइल, मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप क्या है? CH3, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज 5 मिथाइल यूरासिल। क्या आप मुझे ऐसा इसका लंबा वाला नाम बता सकते हैं? क्या होगा सर? ये होगा 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल प्रीमिडीन, तो डेट विल बी यूरासिल, ओ सॉरी थाइमीन, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ये हमारा है व्हाट? ये आपका थाइमीन है। थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में मिलेगा, यूरासिल जो है सिर्फ आरएनए में मिलेगा, साइटोसिन दोनों में मिलेगा। बिल्कुल एकदम मिड पोजीशन में आया है, ठीक है सर। चलिए, तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है सर। और तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या होगा? तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा फॉस्फेट। अब हम ये देखेंगे कि तीनों कंपोनेंट कैसे जुड़ते हैं। इस स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो सर, यहां पर ये हमारा सेम वही चीज है। दिस इज एडेनिन, दिस इज ग्वानिन, मैं लिख भी देता हूं। एडेनिन, ग्वानिन, this is cytosine, this is thymine, and this is uracil, right? So this is, you can see 2 oxy 4 amino pyrimidine is cytosine, ठीक है ना। uracil is 2,4 dioxy pyrimidine and that is 5 methyl uracil, that is the that one. अब सर देखो, ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड एंड देन न्यूक्लियोटाइड, राइट। सो यू कैन सी हेयर, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड, सर न्यूक्लियोसाइड के लिए क्या क्या हमको चाहिए? पेंटोज शुगर चाहिए और नाइट्रोजन बेस चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस चाहिए। अब देखो, इसमें जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है ना। कौन कौन बॉन्ड बनाता है ये सब हम बताएंगे, ठीक है सर। तो सर देखो, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। जैसे यहां पर आप ये देख सकते हो, देखो ये कौन से नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा? पिरिमिडीन के अंदर ये फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और प्यूरिन के अंदर ये 9th नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो सर N1 ऑफ पिरिमिडीन और N9 ऑफ प्यूरिन, ये बॉन्ड बनाएगा। और सर इस बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर आप देख सकते हो सर, इसमें बहुत क्लियरली ये देखो, ये एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस है। इसकी अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एडेनिन एक प्यूरिन है, प्यूरिन का नाइट्रोजन नंबर 9 जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, शुगर के, ठीक है ना। ये कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है।
तो सुगर का पहले नंबर का कार्बन प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और अगर प्रिमिडीन होगा तो पहला नंबर नाइट्रोजन का प्रिमिडीन का बॉन्ड बनाने में यूज होगा। इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये हमारा बन जाता है व्हाट, ये हमारा बन जाता है सर न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं इस 5th कार्बन पर क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट जोड़ दूं, तो सर वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट सेकेंड। जैसे आप, हाँ ये आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी दैट, कि यहां पर ये एक फॉस्फेट हमारे यहां पर 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं एक और तरीके से इसको आपको समझाता हूं, सिंपल वे में मैं समझाता हूं, फटाफट से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने बना ली, बहुत सर मजा आने वाला है। दिस वन, मैं पहला नंबर इधर ले लेता हूं। ठीक है, इधर हमारा क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस। ये कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, CH2OH, CH2OH, ये हो गया CH2OH, कार्बन नंबर 5। ठीक है सर, अगर मेरे को जोड़ना है इस पे क्या, फॉस्फेट जोड़ना है। ये फिलहाल आपके सामने क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर ध्यान से सुनिएगा सर, अगर यहां OH है सेकंड नंबर पोजीशन पर, तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड है। और अगर मैं यहां पर H रहने देता हूं, तो ये राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम इसी को रहने देते हैं। अब मेरे को यहां पर जोड़ना है फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट इज लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, फॉस्फेट इस तरह से है ये। ठीक है, तो अब ये कैसे जुड़ेगा, बस यही हमको सीखना है। ठीक है, तो सर देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो 5 प्राइम वाला कार्बन है उसका जो OH है, और इधर जो फॉस्फेट का एक OH है, वो आपस में रिएक्शन करेंगे। सर वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, और कंडेंसेशन रिएक्शन या जो भी होती है उसमें वो वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, यहां पर होने वाला है इन दोनों के बीच से, ये एक तरह से आप मान के चलिए, तू भाई थोड़ा सा इधर खिसक, या बेशरम इंसान, या ये OH है। ठीक है, तो सर दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट, ये रिलीज आउट होने वाला है। फॉस्फेट एक एसिडिक ग्रुप है, डेट विल रिलीज आउट हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन डोनेट करता है और OH जाएगा यहां से। और सर जब ये ऐसा होगा तो दिस इज कंडेंसेशन, H2O रिलीज आउट हो गया है। ठीक है ना, और H2O रिलीज आउट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, डेट विल बी नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। वो क्या कहलाएगी सर, वो कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया, ये गायब, तुम सब भागो भाई यहां से, या। सो माय डियर फ्रेंड, बॉन्ड देखिए आप, बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये CH2, ये बॉन्ड बना, CH2OP, ये बॉन्ड बना। सर इट इज, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये आपका है न्यूक्लियोटाइड। ये आपके सामने जो है ये क्या है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है सर, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं यहां OH हटा दूं, ठीक, अगर मैं यहां से O हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक, समझे बात को ध्यान से। ठीक है, तो सर ये रिपीटिंग यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड की, है ना। एक पेंटोज सुगर है, एक नाइट्रोजन बेस है, और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, सो नाउ
वी विल डिस्कस, दिस इज द पॉइंट। अब जैसे यहां पर इन्होंने 3 फॉस्फेट लगा दिए हैं, ये एक्चुअली एटीपी की स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो यहां से आप सीख सकते हैं कि एटीपी इज नथिंग एल्स बट ए न्यूक्लियोटाइड, ए राइबोन्यूक्लियोटाइड है, और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया, ठीक है सर। अब सुनिएगा बात ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप बात समझिए ध्यान से। ये हमारा हमने क्या बनाया, राइबोन्यूक्लियोटाइड। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछता हूं, है ना भाई, तुम हट जाओ यहां से, तुम भी हट जाओ यहां से, ठीक है। दिस इज वन राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन बेस की जगह, अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा यहां पर ना एडेनिन है, यहां पर क्या है, एडेनिन, तो सर इसका नाम क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन। यस, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन। अब क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन, या बिल्कुल ठीक। वापस जाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, यहां लाते हैं, ठीक है, यस, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन, दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन। क्या सर इनका बार बार इतना ही लंबा नाम लेना पड़ेगा, कुछ सिंगल वर्ड नहीं होगा, यार बात तो सही है सर। यहां पर मैंने ग्वानिन लिख दिया, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्वानिन। ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्वानिन। अगर मैं खाली फॉस्फेट हटा दूं ऊपर से तो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ऑफ ग्वानिन, साइड हो जाएगा ना। फिर इधर अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, मतलब मैं फॉस्फेट ना लूं, है ना, ये सिर्फ इतने की बात करूं, तो ये क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ऑफ ग्वानिन, उसका अलग नाम होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो सर उसी के नाम का ये टेबल है, बहुत शॉर्ट में समझाने के लिए, कि देखो अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर राइबोज शुगर पर एडेनिन जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा सर, एडिनोसिन, ठीक है। क्या नाम होगा सर उसका, एडिनोसिन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सी, ये वाली, ये क्या है, ये सर राइबोन्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन है। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, ये है राइबोन्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन है। देखो ये एडेनिन है और ये राइबोज शुगर है, तो क्या बार बार इसको इतना ही बोलना पड़ेगा, नहीं, इसका एक वन वर्ड नाम होगा, और वो वन वर्ड नेम क्या है सर, वो वन वर्ड नेम है एडिनोसिन। अब अगर इस एडिनोसिन में मैं एक फॉस्फेट लगा दूं, और फॉस्फेट आपको पता ही है कौन से कार्बन पे लगता है, 5th कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन, है ना। और फिर मैं ये OH की जगह H कर दूं तो डीऑक्सी। तो इस तरह से कंपाउंड्स जो बन के आएंगे, जैसे ये क्या है, ये ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ एडिनोसिन, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर मैं राइबोज शुगर पर एडेनिन जोड़ता हूं तो नाम आएगा एडिनोसिन, और अगर मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर पर एडेनिन जोड़ता हूं तो नाम क्या आएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड का नाम। मैं उन पे फॉस्फेट जोड़ देता हूं, अगर मैं प्लस फॉस्फेट जोड़ देता हूं तो ये बन जाएंगी न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या आएगा सर, न्यूक्लियोटाइड का नाम आएगा एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। एएमपी शुरू वाला, एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, एडीपी देन एटीपी, नथिंग एल्स, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं डीऑक्सी राइबोज पे एडेनिन जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन,
और डीऑक्सी एडिनोसिन पे फॉस्फेट जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और जोड़ दूंगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और जोड़ दूंगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, उनका अपना नाम होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए एडिनाइलिक एसिड, ग्वानालाइक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट? सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन कि भैया एडिनाइलिक एसिड, ग्वानालाइक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी वाले में डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानालाइक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। राइट सर? या एडिनाइलेट, ग्वानालेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है सर? सो दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हेयर। गेटिंग माय पॉइंट सर? माय डियर फ्रेंड्स, थोगो टाली थोगो पॉइंट, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक टेबल निकल के आ जाती है। इनके पॉलीमर होते हैं डीएनए या आरएनए। इनके पॉलीमर कौन होंगे सर? इनके पॉलीमर, ये किसके पॉलीमर बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे सर? ये बनाने वाले हैं आरएनए और ये क्या बनाने वाले हैं? डीएनए। राइट? तो सर हमारे सामने न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं। दीज आर द न्यूक्लियोटाइड। जैसे फिलहाल आपके सामने जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है सर? ये बना हुआ है हमारा राइबो न्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्वानिन, यानी कि ग्वानाइलिक एसिड या ग्वानाइलेट। और ये क्या बना हुआ है? इसको मैं कुछ किसी और का बना देता हूं, साइटोसिन का बना देता हूं, है ना? ऐसा करते हैं। ये क्या बना हुआ है? साइटोसिन का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये बना हुआ है। ठीक है, दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ साइटोसिन और इसका नाम है डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, ये है ना? इसके अंदर ये हमारा कैम्बल से लिया हुआ डायग्राम है। ये बता रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो सर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ, है ना? ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर एक ये है और इस मोनोमर में क्या क्या चीजें हैं? फॉस्फेट ग्रुप है, सुगर है और नाइट्रोजन बेस है। ठीक, नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर को मिला के क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूं। और फॉस्फेट और जुड़ा दिया जाए तो क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये नाइट्रोजन बेस है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन्स हैं और ये सुगर है। ठीक है ना? राइबोज सुगर आरएनए में मिलेगी और डीऑक्सी राइबोज सुगर आपको डीएनए में मिलेगी। दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम। राइट, ठीक है सर। अब न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़ रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। फटाफट से एक स्ट्रक्चर बना के समझा देते हैं। देखो, बहुत जरूरी है सर। यहां पर मैंने ले लिया, सपोज करो एडेनिन। ठीक, यहां पर मैंने OH, इधर OH, इधर CH2OP। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। और फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, OH, OH। ठीक, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले ली है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड की है। ध्यान से समझेंगे, राइट? अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी बना देता हूं। कॉपी नीचे ले आता हूं और इसको मैं कलर बदल देता हूं, येलो कर लेता हूं या
पर्पल कर ले, ये जो भी है, ठीक है सर। अब आप एक बात समझिए, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, इन दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो सर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर कार्बन नंबर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है, 4 प्राइम और ये 5 प्राइम है, ठीक है। यहां पर भी ये जो कार्बन है 5 प्राइम जिसपे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और ये है हमारा 3 प्राइम। 2 प्राइम पर अगर OH की जगह O होता तो क्या हो जाता, डीऑक्सी हो जाता, इतना ही तो होता, ठीक सर। यहां पर सेम कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, फॉस्फेट क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, और ये यहां से क्या रिलीज होगा, OH, और सर ये बना लेंगे डिकंडेंस, मतलब वाटर रिलीज करने को जो भी कहते हैं, आई थिंक कंडेंसेशन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो सर ये यहां पर बना लेंगे, ये रिलीज होगा वाटर, और वाटर रिलीज होने से ये OH और ये H गया, ठीक। ये सर जो बॉन्ड बनेगा आप ध्यान से देखिएगा सर, कौन सा बॉन्ड बनेगा, भागो यार तुम, ये ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला, ठीक। और ये यहां जुड़ गया है इसके साथ, दिस वन। तो सर बॉन्ड देखिए आप कौन सा है, बॉन्ड है सर, ये कौन सा बॉन्ड है, COP, ठीक, COP बॉन्ड है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा बॉन्ड कौन सा है सर, PO और ये वाला C, और इधर भी PO और ये वाला C, है ना। फिर से देखो सर, ध्यान से देखो, POC, POC, दोनों तरफ POC बॉन्ड है, यानी कि फॉस्फेट के दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड है। तो सर दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दी आर लिंक विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज नोन एज व्हाट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो वही चीज अब इसी तरह से जोड़ते चले जाइए, एक तरफ 5 प्राइम एंड बचेगा और एक तरफ 3 प्राइम एंड बचेगा, ये होगा, ठीक है सर। हाँ, तो वैसी ही ये एक चेन आपके सामने दिखाई गई है, ये चेन आपके सामने दिखाई गई है, और इस तरफ हमारा आ जाएगा 3 प्राइम एंड और इस तरफ हमारा आ जाएगा 5 प्राइम एंड, ठीक। या सो माय डियर फ्रेंड, ये जो आप देख सकते हो, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन बनता है, जो हम इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है ना सर। ध्यान से देखिएगा, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इस तरह से, राइट, ये क्या होता है, ये होता है सर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज सुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर मैं इसको और अच्छे से लूं तो ये जो स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, और जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली सुगर फॉस्फेट backbone. There is a very beautiful diagram I have taken for you. Yeah, this one. Yeah, this. ये देखो, ये जो बैकबोन जो हम बनाते हैं, है ना, इस तरह से, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। इसके अंदर आपको सर सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट दिखाई देगा, और बेस जो होते हैं वो जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, या डायमीटर इज 2 नैनोमीटर, सो इट इज रफली 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही बोला है मैंने। वहां पर एडेनिन गुआनिन होते हैं, साइटोसिन वगैरह होते हैं, तो ये सुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं, कौन से लिंकेज से, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से बनते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट, तो सर ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो अंदर की तरफ होंगे,
है ना। और न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं तो एडेनिन किसके सामने आता है, एडेनिन आता है सर तुम्हारा थाइमिन के सामने, साइटोसिन आता है ग्वानिन के सामने। ठीक, ये रूल आपको पता ही होगा, है ना। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ेगा, प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, पिरिमिडीन से बॉन्ड बनाएगा। प्यूरिन ऑलवेज विल मेक ए बॉन्ड विद पिरिमिडीन। और यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, एक चीज और उससे पहले भाई, एक तो स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। और इसमें भी एडेनिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, और ग्वानिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, विद डबल बॉन्ड और विद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होते हैं इस तरह से। ठीक है, खैर अब सुनिएगा, तो सर ये जो हमारा स्ट्रक्चर आया, अब हम दो तरह के जो हमने न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमने सीख ली, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हमने एक तरह से सीख ली। दिस इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए सेम ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और वो एंटी पैरेलल लगती है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये बीच में जो ब्लू और व्हाइट दिख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बहुत ही सुंदर डायग्राम है, किस तरह से दो स्ट्रैंड जो हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डीएनए क्या आया सर, डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। एंड डीएनए इज या पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। सर डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं, डीएनए की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो वो जो एफ मिशर हमने शुरू में बोला था कि पहली बार न्यूक्लिक एसिड उन्होंने खोजा था, वो एक्चुअली डीएनए ही था, स्ट्रक्चर बाद में निकल के आई। ठीक है, तो डीएनए सर जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल सेल या सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब वायरस में नहीं होगा, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सर डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड ओनली इन फ्यू वायरसेज, सिर्फ कुछ वायरसेज में ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, तो सर ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन हमेशा बराबर रहेंगे। ये एक्चुअली चारगाफ साहब ने बताया था, ये उसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो हम ये इस तरह से बनाते हैं लाइक दिस, ये इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये एक्चुअली क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। दिस इज व्हाट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, तो सर इसमें जो है एक एक तरफ 5 प्राइम एंड आएगा, है ना, जो मैंने बताया था कि भाई इधर 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम होगा, और इधर 5 प्राइम एंड है तो इधर 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए की जो सबसे फेमस फॉर्म है, जो डीएनए की सबसे फेमस फॉर्म है
बी फॉर्म ऑफ डीएनए वो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर की थी। किसने डिस्कवर की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो बी डीएनए को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि उसमें एडेनिन और ग्वानिन ये सब एक दूसरे के बराबर होगा, तो कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा, है ना। ये चारगाफ रूल भी होता है। ठीक है, तो सर देखिए, बी डीएनए बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, इसमें 36 डिग्री का रोटेशन आता है। मतलब ऐसे अगर आप देखोगे, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो अगला जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा वो सेम पोजीशन पे नहीं जुड़ा होगा, वो 36 डिग्री राइट हैंड रोटेट होके जुड़ा होगा। राइट हैंड रोटेशन का क्या मतलब है? आप राइट हैंड लो और अंगूठा घुमाओ, जिधर फिंगर जा रही है उधर अंगूठा घुमाओ, ये राइट हैंड रोटेशन है। और आप लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड की फिंगर जिधर जा रही है उधर अंगूठा घुमाओ। अंगूठा तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो, पर जिधर फिंगर जा रही है उधर घुमाओ। तो लेफ्ट हैंड लेके जिधर फिंगर गई उधर घुमाया तो लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंड लेके जिधर फिंगर गई उधर घुमाया राइट हैंडेड। खैर वो सारी चीजें बाद की हैं। तो बी डीएनए में जो है 36 डिग्री का रोटेशन होता है, 36 डिग्री रोटेशन इन बिटवीन एवरी बेस पेयर, है ना। और ये राइट हैंड की तरफ होता है, राइट हैंड साइड में ये रोटेशन होता है। कौन सी साइड में होता है सर? राइट हैंड साइड में रोटेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस अब आप सोच लीजिए, 36 डिग्री रोटेशन हो रहा है, तो पूरा एक टर्न में, एक पिच में कितने रोटेशन आएंगे, कितने बेस पेयर आएंगे? रफली 10 बेस पेयर आएंगे, है ना सर। रफली कितने बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर आएंगे। 360 डिग्री का होता है पूरा रोटेशन। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो 3.4 नैनोमीटर वो पूरी पिच आ जाएगी, है ना। राइट, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल राइज है, ये जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर के बीच की, ये 0.34 नैनोमीटर है या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो सर यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो 10 बेस पेयर आपके आएंगे, वो जो मैंने बताया आपको। तो 3.4 नैनोमीटर की एक पिच आ जाती है। ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है ना। इसी के जैसे और भी फॉर्म साइंटिस्टों ने बताई है, जैसे ए, बी और जेड। जेड वाला जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। जेड वाला कैसा होता है सर? लेफ्ट हैंडेड होता है, राइट। मतलब वो लेफ्ट हैंड आप लीजिए, जिधर फिंगर जा रही है उधर घुमाइए। तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन हमारा बीडीएनए है, राइट। बीडीएनए का जो दो बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, ठीक है ना। डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का। और किस तरफ घूम रहा है? राइट हैंडेड। रफली 10 बेस पेयर पर पिच में आते हैं। यहां लिखा 10.4, देखो सीधा सा हिसाब है भाई, क्योंकि ये लैडर है तो रफली 10 या 10.4 आते हैं। यहां पर पिच टर्न जो दिया है दैट इज 35.4 एंगस्ट्रॉम, जिसको मैंने 36 एंगस्ट्रॉम, जो 36 डायमीटर मैंने बनाया, सॉरी जो 36 डिग्री मैंने रोटेशन बताया है ना, पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स, तो ये हमारी आएगी वही 3.4 का मल्टीप्लाई बाय इससे की आएगी, है ना। ये जो आया है, लेट मी क्लियर यू, दिस 30.5.4 जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज 3.4 इंटू 10.4, ये वहां से आ रहा है, ठीक है ना। जो कि मैंने आपको बताया है क्या, हमारा रफली 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जो अपन पढ़ते हैं, ठीक। अब जो ए है उसके ये पैरामीटर है ना, उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। बीडीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसका डायमीटर थोड़ा सा
ज्यादा है 26 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए का सबसे कम होता है, थिनेस्ट डायमीटर उसको कहते हैं। यहां पर 10 बेस पेयर आते हैं, यहां पर 12 आते हैं, ठीक है ना। आप जब पढ़ोगे 11 12th में तो ये बी डीएनए में यहां पर कितने मिलेंगे आपको, 10 बेस पेयर दिखाई देंगे लिखे हुए। तो इट वेरीज विद द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है ना। 10.4 दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। सो दिस इज अबाउट द डीएनए, ठीक है सर। सो दिस इज बी डीएनए, राइट सर। ये बी डीएनए है, जैसे स्टेयर केस होता है ना, ऐसे ये घूमता है एक सेंट्रल एक्सिस की तरफ। इसमें एक चीज और होती है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला ये माइनर ग्रूव है, और ये जो दिख रहा है ये मेजर ग्रूव होता है, ठीक है। सो डेट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है सर। चलिए नाउ हम देखते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए क्या है सर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, और ये नॉट ए जेनेटिक मटीरियल, ये जेनेटिक मटीरियल का काम नहीं करता है, नॉट ए जेनेटिक मटीरियल इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं करता है, इन है ना। जेनेटिक मटेरियल का काम कुछ वायरस में कर सकता है, जैसे कोरोना में, एचआईवी में, है ना। राइट, एचआईवी, कोविड, ईटीसी, ठीक है सर। इनमें जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है, अदरवाइज ये नॉन जेनेटिक है, ठीक है। तो अगर हम नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करें, अच्छा एक चीज और है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट इन सम वायरसेज, सिर्फ कुछ वायरसेज को छोड़ के, कुछ वायरसेज में ये डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल आरएनए की बात करें, ठीक है ना, नॉर्मल आरएनए की बात करें, अगर हम एक सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर की 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, 3 मेजर टाइप जो आरएनए के हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सर दे आर ऑफ आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। mRNA is messenger RNA, tRNA, rRNA and tRNA, ribosomal RNA and tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो सर mRNA का काम है कि वो डीएनए से जब mRNA आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगी, तो mRNA ही एक्चुअली जेनेटिक कोड कैरी करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाने में यूज करता है, ठीक है। आरआरएनए राइबोसोम बनाता है जहां पर प्रोटीन बनती है, टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, ठीक है सर, कि भैया चलो तुम्हारी बारी आ गई है और तुम्हारा नंबर आ गया है, अब तुमको क्या बनाना है, तुमको अब एक वो बनानी है, प्रोटीन बनानी है। सो यू कैन सी हियर आरआरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा, टीआरएनए ट्रांसफर अमीनो एसिड, और एमआरएनए जेनेटिक कोड जिस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये हम किसी और सीरीज में आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है सर। सो दिस इज द टाइप ऑफ आरएनए। कुछ और आरएनए होते हैं जैसे एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो देयर, ठीक। चारगाफ रूल, ठीक है ना सर। चारगाफ रूल सर क्या है, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि प्यूरिन प्रिमिडीन के साथ जुड़ता है, एडेनिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है, ये बात सबसे पहले इन्होंने बताई थी, बस इतनी सी बात है।
तो चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल कहता है ये अप्लाई होता है ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये उन पे अप्लाई होता है ना। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए पे अप्लाई नहीं होगा। और इसके अकॉर्डिंग प्यूरिन्स और प्रीमिडीन्स का सम बराबर होगा, यानी कि A प्लस जी विल बी इक्वल टू C प्लस टी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। फर्दर, क्योंकि एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन से बॉन्ड बनाती है, तो वो दोनों बराबर होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होंगे। ठीक है सर, ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होंगे। बस ये चारगाफ रूल है ना। A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी, ये देख रहे हो, प्यूरिन इक्वल टू सी प्लस टी, ये किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। सो दिस इज द चारगाफ रूल, सिंपल। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए पे ही अप्लाई होता है। ठीक है सर। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अबाउट चारगाफ रूल। ये आप देख सकते हो, ये चारगाफ रूल है, कैसे एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, एडेनिन एंड थाइमीन, ठीक है। और ये ग्वानिन और साइटोसिन है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो हम आपको बताते हैं वो ये ट्रिपल बॉन्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? सर ऐसा ही क्यों है? सर ऐसा इसलिए है कि प्यूरिन में कितनी रिंग है? 2। पिरिमिडीन में कितनी रिंग है? 1। कि अगर प्यूरिन प्यूरिन जुड़ेंगी तो ये 4 रिंग हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। पिरिमिडीन पिरिमिडीन जुड़ेंगी तो सिर्फ 2 ही रिंग रह जाएंगी, तो ये नैरो हो जाएगा। प्यूरिन पिरिमिडीन अगर जुड़ेंगी तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगी, यूनिफॉर्म डायमीटर मेंटेन रखेंगे। टू मेंटेन यूनिफॉर्म डायमीटर, ऐसा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस। सर जी मजा आने वाला है। अगर 10,000 बेस पेयर है डीएनए में तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो सर 10,000 को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। सर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 3400 नैनोमीटर। सिंपल। वेयर इट इज? बी आंसर है ना सर। 34 के आगे 3 जीरो लगाओ, सॉरी 4 जीरो लगाओ, 2 काट दो, 3400 बचे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज ए 2000 बेस पेयर लॉन्ग BDNA when 30% of all bases in the DNA are guanine? Wow, nice. 2000 बेस पेयर हैं जिसमें से 30% ग्वानिन है। 30% क्या है? ग्वानिन है। सर 2000 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया? 4000 न्यूक्लियोटाइड्स। 4000 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है सर। सर ये हो गया 4000 न्यूक्लियोटाइड्स, और 4000 न्यूक्लियोटाइड में से ग्वानिन कितने हैं? 30% ग्वानिन कितना आएगा? 1200 हो गए सर ग्वानिन। 1200 ग्वानिन हो गए, ठीक है सर। अब सुनिए ध्यान से सर, 1200 ग्वानिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड लगा के कितने साइटोसिन जुड़ेंगे? 1200 साइटोसिन जुड़ेंगे। तो ये G+C कंटेंट आ गया। G+C कितना आ गया? G+C कंटेंट हमारा आ गया
60%। ठीक है सर। बचा हुआ ए प्लस टी कितना बचा? 40%। ठीक है ना। जी प्लस सी कितना आ गया? 60। तो ए प्लस टी कितना बचा? 40%, है ना। और जब ए प्लस टी 40% बचा है तो सर एडेनिन होगा 20% और थाइमिन भी होगा 20%। राइट। तो इस हिसाब से 1200 ग्वानिन है, 1200 साइटोसिन है। ठीक है सर। हमारा एडेनिन निकाल लीजिए 20%। 4000 का 40% कितना होगा? 1600 होगा। सीधी सी बात है। दो तीन तरीके होते हैं। 4000 का 40% 1600, यानी कि 80 1600 है, यानी कि 1600 डबल बॉन्ड है। सीधी सी बात है। या फिर आप ऐसे कर लो, ये 4000 का 20% 800, 800 एडेनिन, 800 किससे जुड़े हुए हैं? थाइमीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। अब डबल बॉन्ड, अब टोटल हाइड्रोजन बनाने 1200 इंटू 3, 800 इंटू 2, सिंपल। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे आपके पास। वेरी वेरी सिंपल सर। तो सर टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए 800 इंटू, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड। ठीक है सर। सो दिस विल बी गोइंग टू बी 3600 प्लस 1600। सर जोड़ लीजिए यार, कितना आएगा? आई थिंक 6 और 6 12, 3 और 1 4, 5200 आंसर आ जाएगा। इट्स गोइंग टू बी 5200। या सो दिस इज हाउ इट वर्क। C will be the answer. C will be the answer. Next, DNA molecule with which of the following term require high melting for denaturation? देखो यार, जिसमें जितने ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको मेल्ट करने को उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उतने ज्यादा उसका क्या आएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा आएगा। तो G प्लस सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसमें G प्लस सी 40 है, इसमें 70 है ना। इसमें G प्लस सी कितना आ गया है? 44%। इसमें G प्लस सी आ गया है 70%। और इसमें G प्लस सी आ गया है 30%। और इसमें G प्लस सी आ गया है 40%। ठीक है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, बी इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है। खत्म कहानी। If the DNA of a species has mole fraction of G plus C 0.36, सर G plus C 0.36 है, तो A plus T कितना बचा? A plus T बचा आपका 0.64। और A और T बराबर होते हैं, तो इसने A पूछा है, तो A विल बी कितना? 0.64 अपॉन 2, यानी कि 0.32। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी विल बी द आंसर। कौन सा आंसर होगा सर? डी विल बी द आंसर। ठीक। इसकी लग रहा है तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। आरएनए टीएमबी में 28% साइटोसिन है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द बेसेज इन एडेनिन कितना होगा? साइटोसिन 28 दिया है, एडेनिन कितना होगा? ठीक है। तो सर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 22%। राइट सर। ठीक है। बट इसमें सर 22 है ही नहीं, एक तो गलत बात है। सर इसका आंसर होगा डी, है ना। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीएमबी कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता है। चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता है। होमवर्क, होमवर्क करेंगे सर आप रिवीजन एंड आप पढ़ेंगे सर, होमवर्क के साथ साथ आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन
न्यूमेरिकल्स, इट्स ओके, न्यूमेरिकल्स है ना, जो भी हम अभी अभी कर रहे थे. सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय द सेशन. मजा आया, हमको भी मजा आया, मजे रहते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए. ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी सफर में. रिवाइज कीजिएगा सर, बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसोर्स लगते हैं आपको यहां तक पहुंचाने के लिए. तो सेशंस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. स्प्रेड द हैप्पीनेस, अर्न द ब्लेसिंग्स एंड गुड टू गो. ओके, सो बाय बाय माय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी.